द एक्टिविटीज आर कवर्ड. सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था estimating financial requirements. That means कि how much finance do we require, that is estimated under financial management. हमें actually में कितने funds चाहिए. Then we decide or select source of finance. What are the various source of finance? So various sources of finance are available. ये जितने हम functions पढ़ रहे हैं इनके अलग chapters हैं आगे. Full fledged chapters you will study. फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर है, फोरकास्टिंग का अलग से चैप्टर है, सोर्सेज का अलग से चैप्टर है. सो देयर आर मैनी सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. नो, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज. दिस इज प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज विच आर टू बी इशूड. My screen is visible ना? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, डेट है, इक्विटी है, ठीक है. सो हाउ मच इज टू बी डेट? कितना डेट लेना है, कितनी इक्विटी लेनी है. लाइक हम 20-80 का रेशो ले सकते हैं, 50-50 का रेशो ले सकते हैं. मीन्स 20% डेट, 80% इक्विटी. सो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज. कितने हमने कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कितने परसेंट इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने परसेंट लोन होगा, कितने परसेंट रिजर्व सरप्लस. सो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके. Okay, next is selecting a pattern of investment. Once you have raised the funds raise हो गए, उसके बाद now you have to select where you have to make investment. Investment अब कहाँ कहाँ आपको करनी है. वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स आप पहले ही डिसाइड करते हैं कि जहाँ जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है. ओनली देन यू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेशन आप लगाते हैं कितना एस्टिमेट है, and then select करते हैं source. So now finally you are selecting a pattern of investment, that is investment decisions. Like it may be short term investment decision, it may be long term investment decision. So it comes under, it's also known as capital budgeting. ये capital budgeting chapter में आएगा. कैश मैनेजमेंट आता है अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कैश का इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, सो प्रॉपरली उसको मैनेज करना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial controls, that include various techniques of controls like ratio analysis है हमारे पास, budgetary control है हमारे पास. So all these techniques they help in, मीन्स हमें ये देखना है कि हमारी जो परफॉर्मेंस आई है, हमने जो टारगेट्स रखे थे वर दे हैव बीन अचीव्ड और नॉट. सो स्टैंडर्ड्स अचीव हुए या नहीं हुए. प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस. सो जो हमें अब प्रॉफिट्स आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली विच डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन. कि जो अब हमारे पास सरप्लस आई है उसको कैसे यूज करना है, वेदर इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन बिजनेस ओनली, इसको रिटेन करके रखना है, या हमें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो स्कोप में ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबडी? यस. Yes, ma'am. ओके. सो जितने हमने Yes, स्कोप ma'am. में ये सारी चीजें पढ़ी हैं, to sum up we can divide these functions, these activities into 3 main activities. This is very important question from exam point of view also. What are finance functions or what are finance decisions, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या हैं. सो बेसिकली हम हमारे जितनी एक्टिविटीज आती हैं अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 मेन डिसीजंस. फर्स्ट इज investment decision, second is financing decision, and third is dividend decision. Investment decision होता है decision which is related to selection of assets, means where you have to make investment, कहाँ कहाँ आपको investment करनी है. It may further be divided into short term investment and long term investment. Short term assets भी होते हैं, right? And long term assets भी होते हैं, fixed assets. These are current assets, these are fixed assets. So that is investment decision. क्लियर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन?
सिर्फ इतना ही Yes, नहीं ma'am. लिखना है आपको, बुक में मतलब डिटेल गिवन है, इसमें आप इसमें आप पूरा लिखोगे कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इट मे बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मींस करंट एसेट से रिलेटेड, कितना कैश रखना है, कितना हमें डेटर्स में इन्वेस्ट करना है, कितना स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एंड दिस इज रिलेटिंग टू योर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट ऑन फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है फंड्स रेज करना, रेजिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, इसमें हम डिसाइड करते हैं, यू डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, दैट मींस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दिस इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आगे पूरा चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग का, दिस इज रिलेटिंग टू कैपिटल बजटिंग, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, किस प्रोपोर्शन में हमें सिक्योरिटीज रेज करनी है, कितना डेट रखना है, कितनी इक्विटी रखनी है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्लियर? एंड थर्ड मेन इज डिविडेंड डिसीजन। मीन्स जब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद जो हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका क्या करना है, वेदर इट इज टू बी, मीन्स जो प्रॉफिट्स हैं इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है वी रिटेन इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व सरप्लस, और दूसरा होता है डिविडेंड। वी डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स अमंग्स द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन्ड अर्निंग्स रखना है, सो दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो इसकी भी रेशो होती है, लाइक अगर हम कहें कि ये भी 20-80 रख रहे हैं या 80-20, मीन्स 80% retained earnings, 20% dividend. This is dividend decision. So all these three decisions या functions of financial management are clear to you, everyone? Yes? Yes, ma'am. Okay. Okay, अब नेक्स्ट जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है, दैट इज रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, या फाइनेंशियल गोल्स या ऑब्जेक्टिव, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट आर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारी जो एक्टिविटीज हैं, दे आर रिलेटिंग टू फाइनेंस, वी आर प्लानिंग फॉर फाइनेंस, वी आर मैनेजिंग द फाइनेंस। ठीक है, हम उसको रेज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नो, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट शुड बी द पर्पस? एनी गेस, एनी आइडिया? Whatever activities we are doing under financial management, what should be the main objective? Profit maximization. Okay, to earn profits. Okay, so Capital increase करने की. we have two main objectives: profit maximization and wealth maximization. Means कुछ authors ये कहते हैं कि it should be profit maximization, and some of the authors they are of the point of view कि it should be wealth maximization. Is there any problem? ओके, सो अभी हम पहले ये पढ़ेंगे कि वाई इट शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ इट एंड व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट इट, देन वी विल स्टडी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। राइट, सो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? अकाउंट्स पे पढ़ा है आपने? Please respond. What is profit? Am I audible? Yes? कोई भी नहीं है क्लास में?
मैम अगर हमारी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो अरे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो आउटकम आता है दैट इज योर प्रॉफिट ना, यस है ना। आप अपने वो सारे इनकम्स में से माइनस करते हो अपने एक्सपेंसेस, तो दैट इज प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, सिंपल। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर रुपी इनकम, आवर इनकम ऑफ द फर्म, इनकम ऑफ द कंपनी, दैट इज। सो क्या बेनिफिट्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसका क्या बेनिफिट है या क्या शो होता है इससे, इफ अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स? मैम ग्रोथ ऑफ द फर्म। Growth of the firm, yes. It shows that our resources are efficiently utilized, means company अच्छा काम कर रही है ना। That is a measure of firm performance, अच्छी performance जा रही है कंपनी की, it is a measurement of performance. Even if the company wants to serve the interest of society also, that should also earn profits. अगर उसको सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना है, उसके लिए भी प्रॉफिट्स आर एसेंशियल, प्रॉफिट्स होंगे तो वो कुछ करेगी सोसाइटी के लिए, ठीक है। एंड इट्स हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फर्म, सो प्रॉफिट्स should be maximized, of course. So these are the points in favor of it, why profit should be maximized. Now what are the objections, yeah, against this profit maximization? First one is it is vague term. Vague means ambiguous, which is not clear. बिकॉज आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि प्रॉफिट्स के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है ना, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सो मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स आर देयर, सो विच प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमाइज, कौन से प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज एम्बिग्यूशियस। इज दैट क्लियर? सो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग्स है प्रॉफिट्स के, क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, okay. So second point is it ignores the timing of returns, या इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डू यू नो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लाइक सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड 2। प्रोजेक्ट 1 जो है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें बेनिफिट्स दे रहा है 5000 के, या प्रॉफिट्स दे रहा है 5000 के। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10,000 के प्रॉफिट्स दे रहा है, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 5,000 प्रॉफिट आ रहा है। सेकेंड प्रोजेक्ट है, इनिशियल फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे, उसके बाद 10,000 एंड 10,000, दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा? 20,000। यस और नो? Yes, So project 1 is also giving 20,000, project 2 is also giving 20,000. So is there any difference between these two projects? Profits तो दोनों की same है. So which project should we go for? अगर सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तो दोनों ही ले लेने चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर गिविंग इक्वल प्रॉफिट्स। बट अगर आप टाइमिंग देखो, फर्स्ट ईयर में हमें 5,000 मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में ये कुछ भी नहीं दे रहा। दिस 5,000 कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर, इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ दिस 5,000 विल बिकम मोर, सो यानी कि दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखती हूँ। ऑप्शन 1 इज आई वॉन्ट टू गिव यू 100 रुपीज राइट नाउ। मैं आपको अभी 100 रुपीज दे दूँ,
या मैं आपको 100 रुपीज दूं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, कौन सी ऑप्शन लोगे? कि तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होगा तब तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे, या अब? विच वन विल यू प्रेफर? ऑप्शन वन वन। ऑप्शन वन। वाई? ऑप्शन वाई? मैम उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के ओके, लिए। इसको तुम इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दिस 100 विल बिकम, सपोज अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दिस विल बिकम 110 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, है ना? नाउ दिस 100 एंड दिस 110 आर नॉट इक्वल। और कोई रीजन? There is certainty that you are getting 100. There is no certainty. Is there certainty? ये तो मैं दे रही हूँ, दिस प्रेजेंटली आपको मिल रहे हैं, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। There is risk. ओके, और कोई रीजन? प्रेजेंट कंजम्पशन, यू कैन प्रेजेंटली कंज्यूम दिस 100 रुपीज। आज जो तुम 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो 100 रुपए में, क्या सेम चीज, सेम क्वांटिटी यू कैन बाय एट द एंड ऑफ 1 ईयर विद दिस सेम 100 रुपीज? नो मैम। नो, क्योंकि अगर सपोज इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर तो इन्फ्लेशन नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज यू नो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका प्राइस कम हो रहा हो। सो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आज जो तुम 100 रुपये में मान लो 10 क्वांटिटी ले रहे हो, सपोज चॉकलेट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो 10 नहीं मिलेंगे तुम्हें, मे बी 8, मे बी 7 मिलेंगे। ठीक है? So this is known as present value of money, timing of returns. But this concept is ignored in profit maximization. Profit maximization means यहाँ पे हम accounting concept की बात कर रहे हैं, जो आपने accounts में पढ़ा, accounting concept. It ignores risk also. Risk भी इसमें हम ignore करते हैं. The same example जैसे मैंने बताया, हम risk को ignore करते हैं इसमें. Whether the things are certain or not certain, like this. अब ये यहाँ पे 10,000 इज नॉट सर्टन यू विल गेट, या अगर हम देखें अगर इन रिटर्न्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ये रिटर्न्स फिर भी स्टेबल हैं। सो दी, अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दीज आर फ्लक्चुएटिंग, दीज आर कांस्टेंट। सो हेयर रिस्क इज मोर इन प्रोजेक्ट 1, रिस्क इज लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट। सो रिस्क भी हम इसमें इग्नोर करते हैं। देन थर्ड, नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? अभी हमने पीछे डिविडेंड डिसीजन डिस्कस किया था। व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी या डिसीजन, एक ही बात है। यस, एनीवन? व्हाट वी डिसाइड अंडर डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? यस, नो वन? मैम कि हमें कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को देना है एंड कितना रिटेन करना है बिजनेस में, Yes, how द much is to रेशियो। be distributed in the form of dividend and how much is to be retained in the business. So ये हमारा मेन डिविडेंड पॉलिसी में ये चीज़ आती है। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट्स के ऊपर? हम डिविडेंड दे रहे हैं या हम रिटेन कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट्स पे? यस मैम। कैसे? मैम प्रॉफिट में से ही हम डिविडेंड देते हैं, जितना हमें प्रॉफिट है उतने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन मैम प्रॉफिट पे डिपेंड है ना कि कितना प्रॉफिट होएगा, उसी हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा उनको। तो फिर इस हिसाब से तो इट शुड बी रिलेटेड विद दिस। हम कह रहे हैं इट इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अगर किसी एक साल में सपोज हमने डिविडेंड जो है वो
40% डिविडेंड दिया है हमने और 60% हमने रिटेन किया है, और किसी एक और साल में हमने डिविडेंड जो है वो बढ़ा दिया, हमने 60% कर दिया और ये 40% कर दिया, इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ेगा अपने इस प्रॉफिट्स पे? When you pay dividend, you are left with only 60%. ठीक है, you are left with 60%. ये 60% रिजर्व सरप्लस यू कैन इन्वेस्ट, बिजनेस जो है इसको इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है, मोर प्रॉफिट्स कैन बी अर्न विद दिस, yes or no? Yes, ma'am. But now in second case you are giving 60% you are distributing and you are left with only 40%. आप सिर्फ 40% है आपके पास. Now you have only 40% to invest. So ये फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट्स पे इफेक्ट डालता है. दैट थिंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसमें इसका इफेक्ट नहीं चेक करते. कभी आपने अकाउंट्स में ये चीज़ की है? प्रॉफिट्स में कभी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं? नहीं ना. कभी आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था? उसमें टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, रिस्क के बारे में, अकाउंट्स में ये चीज़ें हमने कभी नहीं पढ़ी, बिकॉज दीज थिंग्स आर इग्नोर्ड अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. क्लियर? सो ये जो है दिस इज अ सेपरेट चैप्टर आएगा आपका डिविडेंड पॉलिसी का. ऑल जितने हमने फंक्शंस किए हैं सबके आगे फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं, राइट? सो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ना अगर हम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो इट विल इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशंस, है ना? लाइक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम से कम करेंगे सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स. ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट्स, अगर हम हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, हम क्वालिटी इफेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस हायर चार्ज करेंगे सोसाइटी से टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ इसमें हम इन्वॉल्व रहेंगे इफ़ वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स ओनली. सो इन प्रेजेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट सिनेरियो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है दैट इज रिगार्डेड एज अनरियलिस्टिक, डिफिकल्ट, इनएप्रोप्रिएट एंड इमोरल. क्लियर? सो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाई इट शुड बी, इसके फेवर में, देन इसके अगेंस्ट आपको पॉइंट्स देने हैं. क्लियर? यस. क्या टाइम हुआ है? बिकॉज मेरे स्लाइड शो चल रहा है तो आई एम नॉट एबल टू सी द टाइम. 12 43. ओके, अभी है टाइम. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. शेयर होल्डर्स वेल्थ, दिस इज वेरी मच रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हम नहीं कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, मीन्स प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज, बट हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या इवन अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है दैट शुड बी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करना. फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइजेज द शेयर होल्डर्स वैल्यू या शेयर होल्डर्स वेल्थ. नाउ व्हाट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ? The question is what is shareholders wealth? ये points अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं. What is shareholders wealth? Suppose you are a shareholder of a company, तो आपका wealth किसके इक्वल होगा? Your wealth will be equal to आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, इनटू उनका क्या करंट मार्केट प्राइस है, यही होगा ना. 0 stands for present period, P stands for price, तो करंट प्राइस. तुम्हारे पास सपोज कंपनी के 100 शेयर हैं और उस टाइम एट प्रेजेंट उस कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो चल रहा है सपोज 15 रुपीज या 150 रुपीज कर लेते हैं. सो योर वेल्थ विल बी इक्वल टू 15,000. ठीक है, दिस इज वेल्थ. सिंबॉलिकली W0 यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ 0
जब भी हम जीरो यूज कर रहे हैं, जीरो मीन्स करंट टाइम पीरियड. सो वेल्थ इन करंट टाइम पीरियड इज इक्वल टू n नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, करंट प्राइस ऑफ शेयर. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर नंबर ऑफ शेयर्स. कंपनी का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना नंबर ऑफ शेयर्स पे. नंबर ऑफ शेयर्स तो तुमने जितने खरीदे हैं आगे बेचोगे फिर और खरीदोगे, वो तो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है. वी कैन नॉट डू विद दिस n, एनीथिंग विद दिस n. देन क्या बचा? करंट मार्केट प्राइस. सो कंपनी को अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना है तो उसको करंट मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी अपने शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी. अपने शेयर का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. वो कैसे बढ़ा सकता है? क्या सिर्फ प्रॉफिट्स इसका बेस है? एक कंपनी जो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, सिर्फ उसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा? इज दैट सो? यस. अगर मैम गुडविल भी होगी तो गुडविल. ये सारी चीजें आएंगी, सोशल वेलफेयर, गुडविल, ये सब चीजें आएंगी. ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी? जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया कि प्रॉफिट, नो डाउट प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, लेकिन प्रॉफिट कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े थे ना. इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, इट इग्नोर्स रिस्क, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब जब तुम प्रॉफिट्स लेते हो तो उसमें बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं जो तुम ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो. कैन यू गिव एग्जांपल? एंड जनरली जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे दिखाते हो, वेदर यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट. करते हैं ना. आपने जो अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंटिंग होती है दैट इज एक्रूअल बेस्ड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है. उसमें हम डेप्रिसिएशन भी लगा रहे हैं, उसमें हम ऐसी इनकम्स दिखा रहे हैं जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं, लॉसेस हैं वो दिखा रहे हैं. सो ऑल दैट थिंग्स. सो उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं. सो अगर हमें प्राइस जो है वो शेयर का मैक्सिमाइज करना है तो दैट मीन्स, पहले लिए ये लाइन पढ़ते हैं. सो वट एवर डिसीजन कंपनी टेक्स, every financial decision taken by the company, that should be based on cost and benefit analysis. Means shareholder wealth तभी मैक्सिमाइज होगा जब आप जो भी एक्टिविटी करें, कुछ भी आप करते हैं, कंपनी कुछ भी डिसीजन लेती है, benefits should be more than its cost. Clear? Benefit should be more than cost. I'm using here word benefit, not profits, because profits के कुछ limitations हैं. ठीक है. So benefit should be more than its cost. Now how to measure the benefits? Benefit here means present value, maximizing the current present value of any particular course of action. यहाँ हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का. ओके. ओके. So benefit should be more than cost means present value of benefit should be more than present value of cost. Let's take an example. Year 0. 0 means? 0 year means? current year. Current year, current time period, at present, now, presently. ठीक है. Suppose in the beginning of the year. This is at the end of first year, this is at the end of second year, at the end of third year, at the end of fourth year. ये suppose कोई project है, उसकी cost, this is cash outflow 1,50,000, क्योंकि ये तो अभी करना है ना हमें, this is in time period 0. 1,50,000 अगर हम आज खर्च करते हैं तो हमें बेनिफिट्स होते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. हमें बेनिफिट्स मिलते हैं 80,000, 70,000, 50,000 एंड 40,000. अगर हम कुछ ना देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस?
क्या है इसका टोटल, कितना आता है? कितना होगा टोटल? 2 लाख, 1000. हाँ 2,40,000. 2,40,000. 2 So lakh 2,40,000 are more than 1,00,000. ठीक है ना, 240 is more than 150. So we can we accept this project, है ना? सिंपल अगर हम प्रॉफिट्स वाले कॉन्सेप्ट पे चलें तो दिस बेनिफिट इज मोर देन दिस कॉस्ट, तो हमें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसको, राइट? बट अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, 80,000 कब मिल रहा है आपको? When you are getting this 80,000? At the end of first year. At the at the end end of of first first year. year. At the end Yes, of. yes. Is this 80,000 equal to 80,000 which we can get at present in zero time period? No. No. नो मैम. वही एग्जाम्पल आ गया ना, 100 रुपीज आज आपको मिले या एक साल बाद मिले, यानी ये इस 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ये 80,000 नहीं है, ठीक है? आज का जो 80,000 है और एक साल बाद मिलने वाला 80,000 है, दिस शुड बी less than 80,000 or more than 80,000? This value Less is than 80,000. this value Less is than. actually less than 80,000. 80,000. It is less than 80,000. यानी ये कुछ 77,000 के करीब होगा या 75,000 के करीब होगा, है ना? वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी हमें कुछ ना कुछ रेट अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ दिस 70,000, 2 साल बाद मिलने वाला 70,000, क्या ये 70,000 के इक्वल होगा? नो, No, इट ma'am. शुड बी लेस No. देन 70,000. ये एक्चुअली में 70,000 से कम है वैल्यू. 3 साल बाद मिलने वाला 50,000, 50,000, इट इज नॉट इक्वल टू 50,000. इट शुड बी, इट इज लेस देन 50,000. ये 50 से कम है. दिस, ये जो 4 साल बाद मिलने वाला जो 40,000 है, दिस इज नॉट एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 40,000. दिस शुड बी समथिंग लेस देन 40,000. क्लियर हो रही बात आपको? ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्टडी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और इफ यू वांट टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लियर? किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो. Yes, ma'am. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो 1,50,000 की इक्वल है बिकॉज इट इज इन जीरो टाइम पीरियड, प्रेजेंटली हम कर रहे हैं. अब इनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एक साल बाद मिलने वाला 80,000 जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, ये निकालना है. 2 साल बाद मिलने वाला जो 70,000 है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर में मिलने वाला जो 50,000 है, एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी है थर्ड ईयर के एंड में. 40,000, इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, क्या कह रहे? यस. सो ये चीज हमें निकालनी है. दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए हमें कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए ना. इसमें आपने कंपाउंडिंग की हुई है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज कंपाउंडिंग? उसमें जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उसमें मतलब हम प्लस कर देते हैं ना इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है. फिर नेक्स्ट ईयर अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, फिर प्लस करते हैं इंटरेस्ट, ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाता है. मतलब ये बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता है ना अमाउंट. दैट इज कंपाउंडिंग. इसमें हमें क्या करना है? वैल्यू कम करके, वैल्यू कम करनी है, वैल्यू कम निकालनी है. तो दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग. ऑपोजिट ऑफ
कंपाउंडिंग, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो जैसे उसमें हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, इसमें भी हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर? यस। यस सो ये जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं मनी की, दिस इज नोन, एक्चुअली में ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें वैल्यू कम वैल्यू निकालनी है। दिस 80,000 इज नॉट 80, दिस इज लेस देन 80,000। तो अभी हम कैसे निकालते हैं? दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 रुपी की प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड और पेड आफ्टर 1 ईयर इज 1/1 प्लस r रेज टू पावर 1, अगर फर्स्ट ईयर के एंड में निकाल रहे हैं। सेकेंड ईयर के एंड में निकाल रहे हैं तो 1/1 प्लस r रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद निकाल रहे हैं, तो दिस इज रेज टू पावर n। सबका टोटल करें तो ये आ जाए। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 विच इज टू बी रिसीव्ड आफ्टर n ईयर्स। पहले फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, जितने भी ईयर्स हैं। ये तो हमने 1 रुपी की बात की, हम बात कर रहे हैं 80,000 की। तो क्या करेंगे, इसको 80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेकंड नंबर क्या था, 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका कैश इनफ्लो है, जो भी अमाउंट है। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, C1 स्टैंड्स फॉर, हम फाइनेंस में टर्म यूज करते हैं कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, रेदर प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट।